नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव और हमारे खास और नए कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है क्योंकि झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं पूरा सच। पूरा सच यानी पूरी खबर, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। आज पूरा सच में हम बात करेंगे ममता बनर्जी के बयान की, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी की धमकी की। क्योंकि ममता बनर्जी ने बयान नहीं दिया है, सीधे सीधे देश के कुछ राज्यों को जलाने की धमकी दी है। और इसीलिए आज पूरा सच में हमारा पहला मुद्दा होगा ममता बनर्जी मोदी सरकार को उखाड़ने और देश के कई राज्यों में आग लगाने की धमकी क्यों दे रही हैं। क्या ममता बनर्जी की तरह हर तरह के जो साम दाम दंड भेद ममता बनर्जी के थे, वो जब सारे मोहरे उनके पिट गए, तो क्या ममता के पास अब धमकी ही आखिरी विकल्प बची है? या फिर ये सिर्फ कोरी धमकी नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी कोलकाता में बैठकर दिल्ली के खिलाफ कोई खतरनाक प्लान बना रही हैं? आज हम इसी धमकी का पूरा सच देखेंगे। आज का हमारा दूसरा मुद्दा है कि क्या किसी डर की वजह से ममता अब धमकी देने को मजबूर हो गई हैं? आखिर ममता के दिमाग में चल क्या रहा है? आज हम पूरा सच में ममता के दिमाग की पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग करेंगे और जानेंगे कि कौन सा डर, कौन सा खौफ, कौन सा भय ममता के आसपास मंडरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंगाल में खेला होवे दिल्ली का सिंहासन, दीदी का सिंहासन डोले। आज का हमारा तीसरा मुद्दा होगा राजनीति से अलग एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जो आज भी खेल की दुनिया में किंवदंती बना हुआ है। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान हैं, तो वो खिलाड़ी दुनिया के तमाम खेलों का परमपिता परमेश्वर है। आज हम बात करेंगे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की, जिनकी आज जयंती है। आज हम आपको बताएंगे कि ध्यानचंद की उस हॉकी का पूरा सच क्या है, जिसे देखकर तानाशाह हिटलर भी हैरान हो गया था। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। बहुत पुराना फॉर्मूला है राजनीति का, यह बहुत पुराना फॉर्मूला है कि जब कोई नेता जनता पर अपनी पकड़ खोने लगता है, और जब कोई नेता प्रशासन नहीं संभाल पाता है, और जब किसी नेता के हर तरह के साम दाम दंड भेद नाकाम हो जाते हैं, उसके सारे प्रपंच बेनकाब हो जाते हैं, तब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता होता है धमकी का रास्ता। यानी धमकी दो, डराओ और सत्ता पर बने रहो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज इसी मुकाम पर खड़ी हैं। अब जब वो अपना बंगाल संभाल नहीं पा रही हैं, लोगों के आक्रोश को ठंडा नहीं कर पा रही हैं, तो अब वो देश को जलाने की बात कर रही हैं। जी हां, आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म कांड के बाद आम जनता के उपजे गुस्से, नफरत, आक्रोश को जब वो शांत नहीं कर पाई, तो उन्होंने अब देश के कई राज्यों को जलाने की धमकी दी है। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पीएम मोदी अपनी पार्टी यानी बीजेपी का इस्तेमाल करके बंगाल में आग लगवा रहे हैं। लेकिन ममता यहीं नहीं रुकी, उन्होंने जो आगे कहा वो और भी ज्यादा खतरनाक है। ममता बनर्जी ने धमकी देते हुए कहा कि अगर बंगाल को जलाया गया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली भी जलेंगे। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को कुर्सी से हटाने की भी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि पीएम को की जो कुर्सी है उसे भी गिरा दिया जाएगा। आज हम ममता की निर्ममता और उनकी कुंठा का पूरा सच बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि ममता ने अपनी धमकी में क्या कहा। मोदी बाबू, আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেবো। तो सुना आपने, ममता दीदी की धमकी की
को ये जो तरीका है उनका, क्या आप इसे संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति की आवाज या इसको मान सकते हैं? क्या संविधान के पद पर बैठा हुआ, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या ऐसी भाषा, इस तरह की धमकी दे सकता है? क्या इसमें आपको राष्ट्र विरोध के स्वर सुनाई नहीं देते? ममता दीदी की ये धमकी निश्चित तौर पर हिंसा भड़काने और लोगों के बीच नफरत फैलाने का प्रयास है। ये बात तब और साफ हो गई जब ममता ने टीएमसी के छात्र विंग को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि मैंने कभी बदला नहीं चाहा है, लेकिन अब जो करना है वो करो। अब आप ही बताइए कि क्या यह बदले की राजनीति करने जैसा नहीं है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्या इस सवाल का जवाब हम जरूर ढूंढेंगे और हमें करना होगा ममता के दिमाग की पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग को भी, यानी वो टेस्ट जिससे यह पता चलता है कि इंसान के दिमाग में कौन सी फितरत चल रही है। ममता बनर्जी की इस पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग को हम तस्वीरों की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, पहली तस्वीर है आरजी मेडिकल कॉलेज की, जहां एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध हुआ और सबूत मिटाने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जब ममता के ने इस जघन्य हत्याकांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए खुद मार्च निकाला। और तीसरी तस्वीर है जब ममता की पुलिस ने पहले तो विरोध करने वाले युवाओं पर लाठियां बरसाई और फिर अगले ही दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को भी लाठी के बल पर कुचल दिया। अब इन तीनों तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि ममता ने कैसे पूरा प्रपंच बुना। पहले तो बलात्कार की घटना की लिपापोती क्राइम होते ही शुरू कर दी गई, प्रिंसिपल को हटाने में देरी की गई, क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई और इसे लेकर जब छात्रों का गुस्सा बढ़ गया और 14 अगस्त की रात को एक रहस्यमयी भीड़ ने इस मेडिकल कॉलेज और प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर ही हमला बोल दिया। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी और उसे कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा। अब देखते हैं दूसरी तस्वीर को, ध्यान से देखिए। ममता बनर्जी ने जो बलात्कार की घटना के कुछ दिन बाद, जो आप तस्वीर देख सकते हैं, कलकत्ता की सड़कों पर इस घटना के खिलाफ मार्च निकाला। ममता दीदी जो खुद को राजनीति का बहुत बड़ा धुरंधर समझती हैं, उन्हें लगा कि वो ऐसा करके लोगों का गुस्सा शांत कर देंगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। लोग ममता बनर्जी के इस प्रपंच की खिल्ली उड़ाने लगे। वो पूछने लगे कि स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी क्या गृह मंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ममता गृह मंत्री ममता के साथ मिलकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, या फिर स्वास्थ्य मंत्री ममता, गृह मंत्री ममता, मुख्यमंत्री ममता, तीनों ममताएं मिलकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी की दाल इस चाल से भी नहीं गली। आइए अब देखते हैं तीसरी तस्वीर। जब सबूत मिट गए, इमोशनल ड्रामा नहीं चल पाया, तो ममता किसी एक्शन हीरोइन की तरह सामने आ गई। उन्होंने 27 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन को कुचलने के लिए अपनी पूरी पुलिस फोर्स को खुली छूट दे दी और कलकत्ता पुलिस जो हुक्म मेरे आका बोलकर बेबस छात्रों पर टूट पड़ी। इसके अगले दिन ममता के हुक्म पर यही लाठियां बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बरसाई गई, यहां तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां भी चलाई गईं। और जब ममता के तीनों दाव चारों खाने चित्त हो गए, उनका हर प्रपंच विफल हो गया, तब ममता ने अपने आखिरी शस्त्र यानी धमकी का इस्तेमाल कर पूरे देश में आग लगाने की बात कह डाली। तो ममता बनर्जी को आखिर देश में आग लगाने की धमकी देने की नौबत क्यों आई, इसका भी पूरा सच हम आपको बताएंगे। लेकिन ममता बनर्जी की धमकी आई तो पश्चिम बंगाल के पड़ोसी राज्यों ने इस पर गहरी नाराजगी जताई और जताना भी चाहिए था। असम और उड़ीसा से लेकर मणिपुर के मुख्यमंत्री भी भड़क उठे और ममता के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूछा कि दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस पूरे मुद्दे का दायरा बड़ा करते हुए पूछा कि दीदी ने पूर्वोत्तर को धमकाने की हिम्मत आखिर कैसे दिखाई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो ममता बनर्जी की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनसे ही कर डाली। बीजेपी ने न सिर्फ ममता पर तानाशाही के आरोप लगाए, बल्कि इस अलोकतांत्रिक बयान पर राहुल गांधी समेत सभी इंडी गठबंधन दलों की खामोशी पर भी सवाल खड़े किए। जो नेक है ना, जो
भारत का जो नेक कहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जो सिलीगुड़ी पोर्शन वाला, इसमें भारत सरकार गुरुत्व नहीं देगा तो ममता बनर्जी 2026 साल में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट को रास्ता को बंद कर देगा। ये सब कुछ कर सकते हैं पॉलिटिक्स के लिए। ये जुबान कोई लोकतांत्रिक व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री का। ममता बनर्जी जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं किम जोंग, वो अपने विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते। उसी तरह ममता बनर्जी अपने विपक्ष की बात को बर्दाश्त नहीं करते। ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है। पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में आग लगने का समर्थन करती है? क्या गौरव गोगोई जी असम में आग लगा दे इसका समर्थन करते हैं? पर दुख की बात यह है कि जब संविधान विरोधी ऐसी बात ममता बनर्जी कहती है तो संविधान की कॉपी लेकर इधर उधर घूमने वाले राहुल गांधी जी एक शब्द नहीं बोल पाते। मुझे लगता है कि ममता दीदी ने इसी तरह की भाषा का उपयोग करना ठीक नहीं है। अगर आपका स्टेट इसलिए चल रहा है कि भाई वहाँ महिलाओं को जलाया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेइज्जत पूरी वेस्ट बंगाल के नहीं देश की बेइज्जत हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी भाषाई उपद्रव कर रही हैं। सच यह है कि जो उनकी जिम्मेवारी बनती है, एक महिला चिकित्सक के साथ जिस ढंग का व्यवहार हुआ, दुष्कर्म की घटना हुई और पूरे पश्चिम बंगाल में उबाल आ गया। अब ये दोषारोपण कर रही हैं। अरे गुनाहगार पर कार्रवाई करिए तुरंत। तो इस तरह से ममता बनर्जी की देश में आग लगाने वाली धमकी के खिलाफ बीजेपी के नेता उन्हें हर एंगल से घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि आखिर ममता बनर्जी ने धमकी क्यों दी। असल में राजनीति में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है वही धमकी को हथियार बनाकर उसे चलाता है। क्या ममता भी ऐसा ही कर रही है? क्या ममता की धमकी के पीछे छुपा हुआ है उनका डर? आइए अब ये पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता का डर क्या है। क्या है ये पूरा मामला जो दिखाता है कि ममता डरी हुई है? ये देखिए, क्योंकि अब जनता सीधे सीधे जो है ममता बनर्जी के खिलाफ हो गई है। ये ममता को डर सता रहा है और इसीलिए जो जनता की नाराजगी है उसको लेकर ममता डरी हुई हो सकती है। ममता बनर्जी ने अपने 13 साल के कार्यकाल में इस तरह कभी भी विपक्ष को जनता की आवाज बनते नहीं देखा जैसा इस बार वो देख रही है। और पहली बार उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जन भावनाओं पर अपना नियंत्रण खो दिया है। अब समझिए ममता बनर्जी का दूसरा डर। ममता ने अपनी पार्टी टीएमसी को हमेशा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया है, लेकिन पहली बार अपनी ही पार्टी में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और पूर्व सांसद शांतनु सेन पहले ही ममता के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और वो भी पार्टी के अंदर रहकर। इसके पहले होता यह था कि टीएमसी छोड़कर नेता चले जाते थे लेकिन पार्टी के अंदर अपनी आवाज नहीं उठाते थे। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है और यही डर ममता का सरदर्द बन गया है। ममता की पार्टी के अंदर हालात इतने जटिल हो गए हैं कि खुद पार्टी के मुखपत्र जागो बांग्ला में सरकार के खिलाफ संपादकीय छपने लगा है। और यह है ममता का तीसरा डर जब हम आपको बताने वाले हैं, और यह डर सबसे खतरनाक डर है। ममता बनर्जी पर आरोप है कि वो कई सालों से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा दे रही हैं और इसलिए बार बार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग उठती रही है, लंबे समय से उठ रही है। लेकिन ममता को कभी कोई चिंता नहीं हुई, उन्हें कभी कोई चिंता नहीं हुई, कोई डर नहीं हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। लेकिन अब खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक ऐसा बयान दिया है जो ममता सरकार के लिए किसी खतरे की घंटी की तरह है। महामहिम राष्ट्रपति ने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचारों की अनुमति नहीं दे सकता। जाहिर है इस बयान ने ममता के डर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आज ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगता है।
कभी चुनाव के दौरान हिंसा करना, कभी चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले होना, कभी किसी भी आंदोलन को किसी तानाशाह की तरह कुचल देना, ममता बनर्जी पर ये आरोप लगातार लगते रहे। लेकिन हैरत की बात है कि वही ममता जिन्होंने खुद वामपंथी सरकार के दौरान बंगाल में हिंसा का सामना किया था, आज आंदोलन को कुचलने वाली ममता, हर आंदोलन को साजिश बताने वाली ममता, कभी खुद आंदोलन जीवी होती थी। और ये 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसकी गवाही देती है। ये तीनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है 16 अगस्त 1990 की, दूसरी तस्वीर है 7 जनवरी 1993 की, और तीसरी तस्वीर है दिसंबर 2006 की। आइए अब इन तीनों तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी का आंदोलन जीवी चेहरा, पहली तस्वीर अगर आप देखेंगे तो उसको आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस तरह की वो आंदोलन जीवी रही। पहली तस्वीर 16 अगस्त 1990 की है, जब दक्षिणी कोलकाता के हाजरा में ममता बनर्जी तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। ममता तब कांग्रेस में हुआ करती थी और इसी प्रदर्शन के दौरान सीपीएम के एक मुस्लिम कार्यकर्ता लालू आलम पर यह आरोप लगा कि उन्होंने ममता पर लाठी से हमला कर दिया था और इस लाठी के हमले में ममता का सर पूरी तरह से फट गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस कदर फट गया था कि उन्हें 16 टाके अस्पताल में लगाने पड़े थे। और अस्पताल में जब उनका इलाज चल रहा है, वो तस्वीर भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और 1 महीने तक अस्पताल में ममता बनर्जी जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। ममता ने इस घटना का खूब राजनीतिक लाभ उठाया, खूब विक्टिम कार्ड खेला और इसके बाद राजनीतिक की सीढ़ियां वो तेजी से चढ़ने लगी। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर जो 7 जनवरी 1993 की है। तब भी बंगाल में वामपंथी सरकार थी और उसके मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। उस समय नदिया इलाके में एक नाबालिग दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार हुआ था। ममता बनर्जी उस बलात्कार पीड़ित लड़की को लेकर रॉयटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी, जो कि बंगाल के मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है। तब बंगाल की पुलिस ने ममता पर लाठियों से हमला बोल दिया और उन्हें घसीटते हुए सड़क से लाल बाजार पुलिस थाने तक ले जाया गया था। और कहते हैं कि इस दौरान ममता बनर्जी के कपड़े तक तार तार हो गए थे। इसी के बाद ममता बनर्जी ने कसम खाई थी कि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही रॉयटर्स बिल्डिंग में कदम रखेंगी। ममता ने अपनी कसम पूरी कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही वो अपने साथ हुई इस घटना को भूल गई। अगर उन्हें यह घटना याद होती तो वो आज बलात्कार पीड़ित महिला डॉक्टर की आवाज उठाने वाले छात्रों पर रॉयटर्स बिल्डिंग के पास ही लाठी नहीं चलाती। सोचिए, जो ममता खुद एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच गई थी और आज उन्हीं की पुलिस रेप विक्टिम की पहचान उजागर करने के नाम पर लोगों को नोटिस भेजती है। अब देखिए तीसरी तस्वीर, यह तस्वीर सिंगूर की है, ज्यादा पुरानी नहीं है। नवंबर 2006 में टाटा के नैनो कार के प्रोजेक्ट के खिलाफ ममता बनर्जी ने एक आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान ममता की टीएमसी कार्यकर्ताओं ने न केवल सड़कों पर हंगामा मचाया था, बल्कि उनके विधायकों ने बंगाल विधानसभा में बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की थी। इसी आंदोलन की बदौलत बाद में ममता बनर्जी बंगाल की सत्ता पर काबिज हुई। अगर सिंदूर का आंदोलन सारे जानकार बंगाल के मानते हैं और देश भर के भी राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर सिंगूर में ममता बनर्जी ने वामपंथी सरकार से टक्कर नहीं ली होती, आंदोलन नहीं किया होता, सड़कों पर जुलूस नहीं निकाले होते, तो शायद वो आज कोलकाता की गद्दी पर काबिज नहीं होती। तो ये जो आंदोलन जीवी ममता अब जो थी, ये आंदोलन जीवी ममता अब बदल चुकी है। उन्हें हर आंदोलन में अब साजिश की बू नजर आती है और ममता पूरी निर्ममता के साथ अपने खिलाफ होने वाले किसी भी आंदोलन को कुचल देती है। और ये हमने देखा है, बार बार देखा है, किस तरह से 27 अगस्त को उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, किस तरह से 28 अगस्त को उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पे हमले करवाए। हमने ये भी देखा कि कैसे मेडिकल कॉलेज में एक रहस्यमयी भीड़ घुस जाती है, प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर हमला करती है, अस्पताल में मरीजों के साथ बदसलूकी होती है, नर्सों डॉक्टरों पर हमला किया जाता है। तो जो ममता आंदोलन जीवी थी, वो आज की तारीख में आंदोलन विरोधी बन चुकी हैं। तो ये था ममता के पॉलिटिकल ब्रेन मैपिंग का पूरा सच। और यहां पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे हॉकी के जादूगर की जादूगरी का पूरा सच। देखते रहिए पूरा सच। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो,
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद पूरा सच में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात उस जादूगर की जिसके जादू के असर से जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी नहीं बच सका, जिन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत को ओलंपिक खेलों में लगातार 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो जादूगर जो अपनी हॉकी स्टिक से दुनिया को नचाते थे, जिसके नंगे पैर से खेलकर, जिन्होंने नंगे पैरों से खेलकर 1936 के बर्लिन ओलंपिक में दिखाया था अपना जादू। जी हां, हम बात कर रहे हैं हॉकी के जादूगर, जिन्हें द मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता है। उस खिलाड़ी का नाम है मेजर ध्यानचंद, जिनकी आज जन्म जयंती है, जिसे पूरा देश राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मना रहा है। लेकिन पूरा सच में यह बताना भी बहुत जरूरी है कि दुनिया जिन्हें मेजर ध्यानचंद के नाम से जानती है, असल में उनका असली नाम ध्यान सिंह था। लेकिन दरअसल वो चांद की रोशनी में प्रैक्टिस किया करते थे, इसलिए साथियों ने उनका नाम के आगे चांद लगा दिया, चंद लगा दिया। तो इसीलिए इस तरह से मेजर ध्यान सिंह मेजर ध्यानचंद बन गए। और चांद की रोशनी में अपने खेल को आजमाने वाले ध्यानचंद ओलंपिक में, या यूं कहें पूरे हॉकी की दुनिया में, एक सूरज की तरह चमक गए। हमारे पास उनके साथ बातचीत का एक दुर्लभ वीडियो है, जिसमें वो भारतीय हॉकी के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं। पहले वो सुनते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि मेजर ध्यानचंद के रिकॉर्ड और उनसे जुड़े कुछ और रोचक किस्से। फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है, उसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी। उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं, बजाय मानने के अब ड्रिबलिंग ही शुरू कर दिया। जी हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं उनके। तो ये था मेजर ध्यानचंद का दुर्लभ वीडियो, जो बहुत कम बार देखा गया है। और भारत में हॉकी की बात होते ही अगर सबसे पहला नाम कोई सामने आता है, नजर आता है, तो वो मेजर ध्यानचंद का ही आता है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती जिसने सभी को अपना कायल बना लिया था। उनके हाथ में हॉकी स्टिक इस तरह से घूमती थी जैसे मानो वह सुई में धागा पिरो रहे हैं। यही कारण था कि उन्हें लोग हॉकी का जादूगर कहने लगे थे। जब 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार हिस्सा ले रही भारतीय टीम का हिस्सा बने, तो ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले वो खिलाड़ी बन गए। आपको बता दें कि अपने पहले ही ओलंपिक में उन्होंने 14 गोल ठोक दिए थे। और फिर 1932 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में तो उन्होंने कहर ही बरपा दिया। जब भारत ने अमेरिका को रिकॉर्ड 24-1 के अंतर से हराया, तो इस मैच में अकेले ध्यानचंद ने 8 गोल दागे थे। 1936 का बर्लिन ओलंपिक ध्यानचंद के लिए सबसे यादगार रहा, क्योंकि बर्लिन ओलंपिक में उन्हें बतौर कप्तान खेलने का मौका मिला। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में मेजबान जर्मनी, हिटलर की जर्मनी, नाजियों की जर्मनी को 8-1 से करारी शिकस्त दी और भारत को लगातार तीसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। इस जीत के साथ कप्तान ध्यानचंद का नाम भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी के जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। माफ कीजिएगा, भारतीय हॉकी के इतिहास में नहीं, बल्कि दुनिया की हॉकी के इतिहास में उनका नाम जादूगर के रूप में दर्ज हो गया। और आपको बता दें कि 1948 में मेजर ध्यानचंद ने अपना आखिरी मैच खेला और पूरे अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल किए। जो ध्यानचंद के जो 400 गोल हैं, इनकी तुलना सिर्फ हम सचिन तेंदुलकर के जो 100 शतक हैं उनसे ही कर सकते हैं। 100 शतक बनाने को हम जितना महान कार्य मानते हैं, उसी तरह से ध्यानचंद के ये 400 गोल किसी भी तरह से कम नहीं हैं। तो ये थी मेजर ध्यानचंद की कहानी। तो किसी भी खिलाड़ी की महानता को नापने के लिए सबसे बड़ा पैमाना होता है उसके साथ कितनी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो मेजर ध्यानचंद के नाम पर कई किंवदंतियां हैं और उनकी बातों का, उनकी हॉकी का कोई जवाब नहीं। बर्लिन ओलंपिक में जो जादूगर थे ध्यानचंद, उनके सामने जर्मन तानाशाह हिटलर के सामने उनके सामने घबरा गया था। वो देखकर हैरान था कि आखिर कोई व्यक्ति इस तरह से हॉकी से
किस तरह का प्रदर्शन, इस तरह का प्रदर्शन कर सकता है। और हिटलर ने उनको जर्मन सेना में शामिल होने का भी न्योता दिया था। तो ऐसी कई किंवदंतियां हैं, हम सुनाते सुनाते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते नहीं थकेंगे, क्योंकि इतने किस्से मेजर ध्यानचंद के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज खेल दिवस के तौर पर मेजर ध्यानचंद का जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। पूरा सच के अंदर और भी खबरें हम कल आपको दिखाएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे, नए सियासी मुद्दे लेकर आएंगे, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज़।